बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीजें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो बच्चों, आज है संडे, यानी मस्ती का दिन। और आपको तो पता ही है कि हम लोग संडे के दिन कला समेकित अधिगम यानी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के माध्यम से नई नई चीजें सीखते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बापू की पाती, जिसमें राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को जानकर उनसे सीख लेंगे। फिर संगीत की कक्षा में अलंकार और संगीत से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे और सुनेंगे। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। फिर अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल क्लास। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रयासों से मोहनदास को वकालत में सफलता मिलने लगी थी। उनकी झिझक खुलने लगी और उनका जीवन अब सामाजिक बनने लगा था। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। मजदूरों के हक के लिए वो आगे आए थे और अब उनकी कांग्रेस में तरह तरह के हिंदुस्तानी लोग भी शामिल होने लगे थे। इन सब में मोहनदास को अपना परिवार छोड़कर आए हुए 3 साल गुजर गए थे। वे 6 महीने के लिए स्वदेश रवाना हुए। भारत आकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव पर लिखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। फिरोज शाह मेहता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं से उन्हें प्यार मिला, मदद मिली। और इसी यात्रा में मोहनदास मिले गोपाल कृष्ण गोखले से। आगे जाकर गोखले उनके राजनीतिक गुरु बन गए। इन सब के साथ मोहनदास अपने बीमार बहनोई की सेवा भी कर रहे थे और राजकोट में प्लेग की महामारी से बचने के लिए सफाई का इंतजाम भी। परिवार के साथ मोहनदास जब वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तब 23 दिनों तक यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार चाहती थी कि मोहनदास वापस भारत चले जाएं। मोहनदास के जो लेख भारत के अखबारों में छपे थे, उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दक्षिण अफ्रीका में बताया गया था। यहाँ के बहुत से गोरे मोहनदास से गुस्सा थे। जहाज से उतरने पर मोहनदास पर गोरे लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। अगर कुछ दूसरे गोरे लोग बीच में ना पड़ते तो शायद वो उन्हें मार ही डालते। जब अखबारों में इसके बारे में छपा और यह भी कि मोहनदास ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत नहीं की, तो उनके लिए सहानुभूति बढ़ने लगी। अखबारों ने उन पर लेख छापने शुरू कर दिए। 6 साल तक यह आंदोलन बिना किसी पक्के कोष के चला। चंदे से सभी काम होते थे। हिंदुस्तानी लोग दिल खोलकर धन का योगदान करते थे और साथ जुड़कर धरना प्रदर्शन भी करते थे। मोहनदास बार बार इस बात पर जोर देते थे कि विरोध गोरे लोगों का नहीं, केवल अन्याय का करना है। वे बार बार अपने सहयोगियों से कहते थे कि अन्याय और हिंसा का जवाब न्याय और अहिंसक ही होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 9 बार सरकार ने मोहनदास को जेल में डाला। वे छूटते ही फिर सत्याग्रह में लग जाते। बाद में कस्तूरबा भी जेल गई। मोहनदास इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकालने लगे। वकालत भी ठीक चलने लग गई थी, कमाई भी अच्छी थी, लेकिन उनका रहन सहन और सादा बन गया था। गरीब और मजदूर लोगों के लिए काम करते हुए वे उनके जैसे ही रहने लग गए थे। सन 1904 में गांधी परिवार ने अपना घर छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। इनमें हरमन कैलनबैक भी थे,
वे एक रईस आर्किटेक्ट थे। आश्रम बनाने का पैसा उन्हीं ने दिया था। वे वहाँ अपने हाथ से काम भी करते थे। इनमें चार्ली एंड्रयूज भी थे, एक ईसाई पादरी। गरीब लोगों की मदद करने की वजह से उनका नाम दीन बंधु पड़ गया था। विरोध करने का जो अहिंसक तरीका था, उसके लिए एक नया नाम चाहिए था। उनके भतीजे ने सुझाव दिया, सदाग्रह, और इसी को निखार कर गांधी जी ने एक नाम गढ़ा जो अमर हो गया, और वो था सत्याग्रह। एक और सख्त कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को जेल के किसी अपराधी की तरह अपनी उंगली की छाप देना अनिवार्य था, और जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी शादी की कोई मान्यता नहीं थी। गांधी जी ने कस्तूरबाई को आंदोलन में आने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि इस कानून के हिसाब से तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो। और इसी कानून के विरोध में सन 1913 में एक महान कूच निकला, और उसमें 2000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। जब सत्याग्रहियों ने जेल भर दिए, तब अंग्रेज सरकार ने हार मानी। गलत कानून वापस लिया गया। जेल से छूटे तो गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बापू वापस लौटकर भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का सामना किस तरह किया। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम स्वागत गीत से शुरुआत करेंगे। हम लोग गीत सुनते हैं, स्वागत गीत। आज हम लोग इसी को सीखेंगे। स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा, स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा। फूलों की माला में स्वागत तुम्हारा, फूलों की माला में स्वागत तुम्हारा। स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा, स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा। फूलों की माला
बच्चों, हमने स्वागत गीत से शुरुआत किया। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। आप लोग इसे साथ में दोहराइए। शुरू करते हैं। स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा, स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा। फूलों की माला में स्वागत तुम्हारा, फूलों की माला में स्वागत तुम्हारा। स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा, स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा। फूलों की माला में स्वागत तुम्हारा, फूलों की माला में स्वागत तुम्हारा। स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा, स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा। बच्चों, अब हम पहला अंतरा करेंगे। करके कृपा यहाँ जो पधारे, करके कृपा यहाँ जो पधारे। उत्साह उमड़ा हृदय बीच न्यारा, उत्साह उमड़ा हृदय बीच न्यारा। स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा, स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा। अब दूसरा अंतरा। पटना की भूमि हर्षित है पुलकित, पटना की भूमि हर्षित है पुलकित। पावन धरती पे स्वागत तुम्हारा, पावन धरती पे स्वागत तुम्हारा। स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा, स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा। अब तीसरा अंतरा बच्चों। हम हैं कलाकार, कला ही है पूजा। हम हैं कलाकार, कला ही है पूजा। उत्साह उमड़ा हृदय बीच न्यारा, उत्साह उमड़ा हृदय बीच न्यारा। स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा, स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा। फूलों की माला में स्वागत तुम्हारा, फूलों की माला में स्वागत तुम्हारा। स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा, स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा। स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा। तो बच्चों, आप सभी ने साथ में दोहराया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अब इस गीत का हम लोग सुन के फिर से दोबारा अभ्यास करते रहेंगे। तो बच्चों, पहले हमने गीत के बारे में जाना था, परिभाषाएं जानी थी गीत की।
अब हम गीत के प्रकार के बारे में जानेंगे। गीत के कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चों, गीत के 2 प्रकार होते हैं। पहला है गांधर्व गीत और दूसरा है गान। गांधर्व गीत जो गांधर्वों द्वारा गाए जाते हैं, अर्थात देवलोक में गाए जाते हैं, उसे हम गांधर्व गीत कहते हैं। अब बच्चों, इसके दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। इसका दूसरा प्रकार है गान। तो गान के अंदर 2 भेद आते हैं। पहला निबद्ध गान, दूसरा अनिबद्ध गान। निबद्ध गान वो है जो गीत किसी ताल से बंधा हुआ हो, यानी जब हम किसी गीत को किसी ताल में गाते हैं तो वो ताल में बधित होता है, तो वो निबद्ध गान कहलाया। और अनिबद्ध गान हम उसे कहते हैं। अनिबद्ध गान जो बिना ताल के गाया जाए, अर्थात जिसमें कोई ताल ना हो। तो इसमें क्या आता है बच्चों? जैसे आलाप, काव्य, पद, लय, ये सब अनिबद्ध गान में आता है। तो बच्चों, हमने जाना गीत में निबद्ध, अनिबद्ध। तो बच्चों, अभी हम एक नया चीज़ सीखेंगे। आप लोग इसे सुन के साथ में दोहराइए और खूब एंजॉय कीजिए। गीत के बोल हैं लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा। तो आप लोग साथ में गाते रहिए और खूब मस्ती कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौरा 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 घोड़ा दुम उठा के दौरा। साथ में दोहराते रहिए। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौरा 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 घोड़ा दुम उठा के दौरा। ला 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 ला। बच्चों, पहला अंतरा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। टपक 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 टपक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। दौरा 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 घोड़ा दुम उठा के दौरा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौरा 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 घोड़ा दुम उठा के दौरा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौरा 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 घोड़ा दुम उठा के दौरा। ला 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 ला। बच्चों, अब दूसरा अंतरा। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, घोड़े को लग गई ठंडी। टपक 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 टपक। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, घोड़े को लग गई ठंडी। दौरा 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 घोड़ा दुम उठा के दौरा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौरा 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 घोड़ा दुम उठा के दौरा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौरा 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 घोड़ा दुम उठा के दौरा। ला 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 ला
अपना क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस गीत को आप लोग दोहराते रहिए। और अब हम दूसरी क्लास में आएंगे और कुछ नई चीज़ों को जानेंगे और कुछ नया नया गाना सीखेंगे। तो नमस्ते बच्चों, गुड बाय, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओहो, मैं तो खेल खेल के भी थक गई। अब्बा, ओ तारा। मैं बोर हो रही हूँ। ओ तारा बोर हो रही है? तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना। देखे तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अब्बा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है? कोरोना? इजी। कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं। उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदें निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? आपने बताया था। हाँ, याद आ गया। कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट। क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये मुकुट या क्राउन जैसा लगता है, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? 2 से 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अब्बा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खलाश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अब्बा। पर अब देखते हैं कि आप कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अब्बा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर यह बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे? हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह, नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अब्बा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है? और हाँ अब्बा, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। हाँ? तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना,
सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते। ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और 1 मीटर की दूरी से बात करनी है। ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ पा, इसे कहते हैं सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो दुनिया के सबसे खूबसूरत और आकर्षक पक्षियों में से एक है। ये बेहद चंचल होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैको या मकाओ पक्षी के बारे में। मैको एक प्रकार का तोता ही होता है जो अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है। इनकी चोंच बेहद कठोर होती है जिससे ये कड़े से कड़े फलों को भी तोड़ सकती है और पंजे मजबूत पकड़ वाले होते हैं क्योंकि ये अक्सर पेड़ों और पहाड़ों की ढलान पर लटके रहते हैं। एक स्वस्थ मकाऊ पक्षी की उम्र काफी अधिक होती है। ये 50 से 60 सालों तक जीवित रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के अंगुलियों के निशान एक जैसे नहीं होते हैं, उसी प्रकार दो मकाऊ तोतों के पंखों का पैटर्न भी एक जैसा नहीं होता है। इनका वजन 900 से 1100 ग्राम तक होता है और शरीर की लंबाई 85 से 95 सेंटीमीटर तक। मादा मकाऊ तोता एक बार में 3 से 5 अंडे देती है, जिसे मादा मकाऊ 25 से 26 दिनों तक सेकती है। जन्म के 2.5 से 3 सालों के बाद मकाऊ तोता प्रजनन योग्य हो जाता है। ये लॉन्ग बिग्ड और लॉन्ग टेल वाले पैरट्स होते हैं। ये एक्जोटिक्स हैं, इंडिया में ये नहीं पाए जाते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो अमेजन इत्यादि के फॉरेस्ट हैं उसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ समारना में भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन हैं। बहुत से वेरिएंट हैं मकाऊ के, उनमें कुछ स्पीसीज का मैं नाम बताना चाहूँगा। जैसे स्पिक्स मकाऊ हैं, ब्लू एंड रेड मकाऊ, देन ब्लू एंड येलो मकाऊ, मिलिट्री मकाऊ, इलीगल मकाऊ। ये मेन मकाऊज की अलग अलग वेराइटीज़ हैं। जो इसके अलावा बहुत सारे हाइब्रिड्स भी हैं जो डेवलप किए जाते हैं। इन्हें कंपेनियन बर्ड्स भी कहा जाता है। लोग इसे एज ए पेट बहुत सारा घरों में रखना पसंद करते हैं। खाने में इन्हें नट्स हैं, फ्रूट्स इत्यादि के अतिरिक्त वेजिटेबल्स और सीरियल्स, कोर्स ग्रेन इत्यादि ये खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मकाऊ का जो IUCN स्टेटस है वो लिस्ट कंसर्न से इंडेंजर्ड तक है। अब हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वे दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षियों में से एक है। हम बात कर रहे हैं सारस पक्षी के बारे में। इन्हें दलदली जमीन, बाढ़ वाले क्षेत्र, तालाब, झील और खेतों के आसपास रहना पसंद है। ये सामान्यतः अपना घोंसला भी तालाब के आसपास ही बनाते हैं। सारस पक्षी मुख्यतः जोड़ों में ही रहना पसंद करते हैं। प्रजनन के वक्त ये जोड़ा बनाते हैं और पूरी जिंदगी ये जोड़ा एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्हें शाकाहारी खाना ही पसंद है। ये कंदमूल, बीज और अनाज खाते हैं। कभी कभी ये छोटे जीवों को भी खाते हैं। एक स्वस्थ सारस क्रेन पक्षी का वजन 6 से 12 किलोग्राम तक होता है। इनका प्रजनन काल जुलाई से दिसंबर के बीच होता है। एक बार में एक मादा सारस क्रेन 2 अंडे देती है, जिसे वो 34 दिनों तक सेकती है। जन्म के 5 से 6 सालों के बाद सारस क्रेन पक्षी
प्रजनन योग्य हो जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। सारस जो शब्द आया है संस्कृत वर्ड से, संस्कृत से सारस का नाम हुआ है। सारसा, सारसा संस्कृत का शब्द है जिसकी वजह से सारस का नामकरण हुआ है। सारस पक्षी जो है हमारे भारतीय समाज में प्रणय का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसे बोल सकते हैं वैवाहिक निष्ठा का एक प्रतीक है। सारस जो है प्रायः जोड़े में पाए जाते हैं और सारस को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि काफ़ी लंबे साइज के होते हैं, लगभग 5-5.5 फुट हाइट के होते हैं। इनका जो सर होता है लाल रंग का होता है और शरीर पूरा भूरे रंग का होता है। सारस क्रेन का एक बहुत अधिक प्रचलित है कि ये नर और मादा दोनों जो हैं एक साथ नृत्य करते हैं, उसके बाद प्रजनन करते हैं। सारस मुख्य रूप से 2 अंडे देते हैं और 2 अंडे के जो बीच में समय जो होता है 48 घंटे के अंतर में ये 2 अंडे देते हैं। मुख्य रूप से इनका जो आहार होता है, ये छोटे छोटे मछली खाना पसंद करते हैं, इंसेक्ट्स खाना पसंद करते हैं, छिपकली खाना पसंद करते हैं और कीड़े मकोड़े, ये मोलस्क खाना पसंद करते हैं। सारस जो है यहाँ पे उनका रख रखाव पे हम लोग पानी की व्यवस्था करते हैं और उनके आहार के रूप में छोटी मछलियाँ प्रदान की जाती है। सारस पक्षी जो है हमारे बिहार राज्य में उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पे पानी हो, झील जैसी स्थिति हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। खास करके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी सारस पाए जा रहे हैं। हमारे आसपास न जाने कितने प्रकार के पक्षी रहते हैं। इन रंग बिरंगी पक्षियों को देखना हमें हमेशा अच्छा लगता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये मकाऊ तोता अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण और सारस क्रेन अपने आकार और सुराही जैसे गर्दन के कारण बेहद आकर्षक लगते हैं। वैसे तो ये पक्षी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शक इन्हें पसंद करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में हम एक बार फिर संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद जानवरों के बच्चों के पास चलेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मलाड पक्षी यानी नील सिर बत्तख के बच्चों के बारे में। भारत में ये एक प्रवासी पक्षी है जो सर्दियों के मौसम में काफी दूरी से प्रवास के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में आते हैं। इन पक्षियों के प्रजनन का समय मई से जून तक होता है। मादा मलाट एक बार में लगभग 8 से 12 अंडे देती है। इनके अंडों की लंबाई 2 इंच से 2.5 इंच तक होता है, जबकि इनके अंडों की चौड़ाई 1.3 इंच से 1.8 इंच तक होता है। अंडों को सेकने का काम मादा मलाड करती है। 25 से 30 दिनों तक सेकने के बाद अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के कुछ घंटों के अंदर ही मलाड के बच्चे पानी में तैरने लगते हैं। इनके बच्चों को डकलिंग्स भी कहा जाता है। 50 से 60 दिनों के बाद इनके चूजे उड़ने में सक्षम हो जाते हैं। मलाड बत्तख के बच्चे अपने जन्म के 6 से 7 महीनों के अंदर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। डकलिंग्स देखने में बेहद सुंदर लगते हैं और इनके जन्म के पहले और जन्म के बाद संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मलाड बत्तख के बाद हम बात करेंगे एमू पक्षी के बच्चों के बारे में। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी 2 एमू के बच्चे हैं जो बेहद तेज और फुर्तीले हैं। इनका प्रजनन यही संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। इनका प्रजनन काल जनवरी से मार्च तक होता है। ये सामान्य तौर पर अपने जन्म के 1.5 साल से 3 साल के अंदर प्रजनन योग्य हो जाते हैं।
एक बार में एक मादा एमू 9 से 20 अंडे देती है। नर और मादा एमू में अंडा सेने का काम नर एमू करता है और चूजे 56 दिनों में अंडे से बाहर आते हैं। अंडों से चूजों के बाहर आने के बाद 18 महीने तक ये अपने पिता यानी नर एमू के साथ रहते हैं। इस दौरान नर एमू अपने बच्चे को भोजन खोजने के तरीके बताते हैं। एक स्वस्थ एमू का जीवन काल 10 साल का होता है। इनके अंडे का वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है और रंग गहरा हरा होता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी एमू जन्म के समय लगभग 6 इंच लंबे होते हैं। जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो इनक्लोजर में ऐसा कभी कभी होता है कि अगर कोई पेस्ट है बाहर से, जैसे मंगूज हो गया या रैट्स हैं, वो अगर इनक्लोजर में प्रवेश कर जा रहे हैं तो वो एग्स को डैमेज कर देते हैं। तो या दूसरे बर्ड्स हैं जो अगर जहाँ मिक्सिंग है स्पीसीज की तो वो भी अंडे को फोड़ देते हैं। तो उसके लिए कभी कभी हम लोग उसको इनक्यूबेशन के लिए इनक्यूबेटर में भी रखते हैं, आर्टिफिशियली उनको सेते हैं, या दूसरे तरह के जो हेन को भी इसमें यूज में लाया जाता है जो इसके दूसरे के बर्ड्स के अंडे को सेती हैं। तो इसके थ्रू भी हम लोग अलग अलग इससे काफ़ी सफलतापूर्वक एग हैचिंग कर रहे हैं। और लास्ट ईयर मलाड, गोल्डन फिजेंट, सिल्वर फिजेंट इत्यादि में काफ़ी बढ़िया इनक्यूबेशन के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और हम लोग इस बार फर्स्ट टाइम घड़ियाल में भी एक ट्राई कर रहे हैं कि इनक्यूबेट उनको नेस्ट से निकाल कर किया जाए, और अभी होपफुली हम लोग लगता है कि उसमें भी सफल होंगे। अब हम चलेंगे हाइना यानी लकड़बग्घे के बच्चों के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी 3 लकड़बग्घे के बच्चे हैं जो बेहद चंचल और चालाक हैं। इन्हें आपस में खेलते हुए देखना काफी अच्छा लगता है। लकड़बग्घा अपने जन्म के 2 से 3 साल बाद बच्चे पैदा करने योग्य हो जाते हैं। मादा लकड़बग्घा लगभग 90 से 92 दिनों के गर्भावस्था के बाद एक बार में 2 से 4 शावक पैदा करती है। जन्म के समय शावक का वजन 300 से 400 ग्राम तक होता है। अपने जन्म के 1 से 1.5 महीने बाद ये जमीन पर चलने में सक्षम हो जाते हैं। इनका जीवन काल 25 से 30 सालों का होता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवर के बच्चों को यहाँ देखकर बेहद खुश होते हैं। खासकर आने वाले बच्चों के बीच ये काफी लोकप्रिय हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो हिमालयन ग्रिफिन है, जिसे लोग बड़ा गिद्ध भी कहते हैं। ये एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है जो सारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय में ये भारत के अलावा काबुल से भूटान, तुर्किस्तान और तिब्बत तक में पाए जाते हैं। हिमालयन ग्रिफिन एक अनूठा पीला सफेद गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसका ज्यादातर शरीर हल्के पीले सफेद रंग का होता है। इन्हें हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं। इस दौरान ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए मरे जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। इनकी दृष्टि काफी तेज होती है और आसमान में काफी ऊंचाई से मरे हुए जानवरों को देख लेते हैं। नर व मादा मिलकर चूजों को पालते हैं।
मादा एक ही अंडा देती है। गिद्ध की ये प्रजाति भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी औसत आयु 20 से 35 वर्षों तक होती है और इनका गर्भकाल 58 दिनों का होता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, जो भी कार्कासेस हैं या वाइल्ड में हो या लाइव स्टॉक के होते हैं उसको ये स्कैवेंजिंग करके खाते हैं, जिसके कारण नेचर हमेशा क्लीन बना रहता है। काफ़ी बड़े होते हैं, लगभग इनका जो हाइट होता है वो 3.5 फीट तक पहुंच जाता है। ये लगातार नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। जो इनका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है जिस पे ये फ्लाई करते हैं, जो मिनिमम अल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर ही उड़ेंगे, ये लगभग 1200 मीटर है। इसके ऊपर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फरवरी मार्च में एग लेइंग प्रारंभ करते हैं और जो इनका क्लच साइज है ये 1 से 2 तक का ही होता है, काफ़ी छोटा होता है और उसे एक बच्चा निकलता है जो नेस्टिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से नेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 महीना रहने के बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। पटना जू में इन्हें चिकन दिया जाता है खाने में और ये लगभग 1.5 kg चिकन एक वल्चर को दिया जाता है। और जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पिकुलरिटी है, उनके लेग के पास में हेयर का टफ्ट पाया जाता है और गर्दन के पास भी वाइट कलर का एक पैच होता है। हिमालयन ग्रिफन का जो IUCN स्टेटस है वो नियरली थ्रेटेंड है और इनके पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है जो और वल्चर्स में आया है। और जो स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़, उसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वल्चर में रिसेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन में हुआ है उसका मेन रीज़न है जो एनिमल कार्कासेस हैं, जो लाइव स्टॉक के कार्कासेस हैं, उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डिक्लोफेनाक जो एज ए पेन किलर यूज किया जाता है और मरने के बाद भी उनके बॉडी में इसका रेसिड्यूज पाया जाता है और इसे कंजम्पशन के बाद वल्चर जो इसे खाते हैं तो उनके बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे एग ले करते हैं। उसका सेल काफ़ी कमज़ोर होता है, उससे प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है बर्ड्स का और उनका डेथ होने लगता है। और प्रोलॉन्ग्ड डिक्लोफेनाक को खाने से वल्चर्स हैं उनके लीवर और अनवाइटल ऑर्गन्स में भी डिजेनरेशन होता है, जिसके कारण उनका समय से पहले डेथ हो जाता है। गिद्ध के बाद हम जिस चिड़िया के बारे में बात करेंगे वो चील यानी काइट है। ये बेहद चतुर और फुर्तीले होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग भूरा और आंख के पीछे एक काला धब्बा और बाहर का पंख हल्के काले रंग का होता है। इनकी चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं जो सामान्यतः खुले मैदान और मानव बस्तियों के सामने उड़ते हैं। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो ऊपर से ही अपने भोजन की तलाश करते हैं और जब इन्हें अपना भोजन दिख जाता है तो बहुत तेजी से उस पर झपट्टा मारकर लेकर उड़ जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं जो छोटे पक्षी, चूहे और मरे हुए जानवर खाना पसंद करते हैं। ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है। ये 2 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा चील 30 दिन के बाद एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में चील और ब्लैक काइट जो हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे इनके रख रखाव के लिए प्राकृतिक वास का आभास दिया गया है और उसी ये वातावरण में रहते हैं। चील जो हैं इनकी आवाज़ एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है, ची ची करने की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ ही एक विशिष्टता है कि पहचान हो जाता है कि आसपास में चील है, जिसे हम लोग ब्लैक काइट भी कहते हैं। पूरे भारत में पाए जाते हैं, 2300 मीटर के नीचे पाए जाते हैं। ये हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं। भारत के सभी वनों में ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक रैप्टर शिकारी पक्षी हैं जो मूलतः जो जंगलों में जो बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं उसका जो बचे हुए मांस होते हैं उसका भक्षण करते हैं। छोटे छोटे छिपकली, चूहे इत्यादि का, इंसेक्ट का भी ये खाना खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इनके आहार के रूप में मांस देते हैं, चिकन देते हैं इनको। इनके जो चोंच होते हैं हल्के पीले होते हैं और पैर भी इनके हल्के
पीले रंग के होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो चील के केज का रख रखाव किया जाता है, इनके बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, काफ़ी एक प्राकृतिक रूप से इनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इनके केज में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, छाया भी दिया गया है, पानी की व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन ग्रिफिन और चील दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और यहाँ आने वाले हर दर्शक इनके इंक्लोजर के पास इन्हें देखने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।